जैसे ही वह आदमी अपने बेटे के साथ बैंक में दाखिल हुआ, उसी समय वहां डकैती हो गई। डाकुओं की धमकी के सामने उसने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि शांत रहते हुए अपने बेटे को पास बुला लिया। जब डाकू ने देखा कि वह आदमी कोई खतरा नहीं है, तो उसने अपनी बंदूक उस बच्चे की ओर कर दी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यही गलती उसकी जान ले लेगी। जैसे ही बेटे ने हाथ उठाकर सरेंडर किया, उस आदमी ने भी अपनी सुनने की मशीन हियरिंग एड निकाल दी। उसी पल सारी आवाजें बंद हो गईं और उसके अंदर छुपा हुआ राक्षस जाग गया। जब गोलीबारी खत्म हुई, वह अपने बेटे के पास बिना किसी चोट के खड़ा था और सभी डाकू जमीन पर पड़े थे। ये देखकर बैंक के सभी कर्मचारी हैरान रह गए। उसने अपने बेटे को उठाया, ऊपर लगे कैमरे की तरफ देखा और जल्दी से बैंक से चला गया। लेकिन उसकी इस हरकत ने पिछले 5 साल से चली आ रही उसकी शांत जिंदगी को तोड़ दिया। घटना की खबर मिलते ही एक स्पेशल एजेंसी, जिसे सिंडर नाम का आदमी चलाता था, को वीडियो मिला। वीडियो देखकर सिंडर बहुत उत्साहित हुआ। सालों से वह सोच रहा था कि उसके 2 सबसे अच्छे साथी उसे क्यों छोड़कर चले गए थे। अब उसे समझ आया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका एक बच्चा था। कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी, जब सिंडर ने एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनाई थी जिसका नाम था फैंटम। इस यूनिट में आइजक और किरा सबसे अच्छे सदस्य थे और दोनों कमांडर की भूमिका निभाते थे। नियमों के अनुसार प्यार करने की अनुमति नहीं थी, पर उन्होंने चोरी छुपे रिश्ता बना लिया और एक बच्चा भी हो गया। शांत जीवन की चाह में उन्होंने यूनिट छोड़ दी और छिपकर रहने लगे। एक मिशन में आइजक के कान पर चोट लगी, जिससे उसे सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। इसके बाद कीरा परिवार की रक्षा करने लगी। वह जानती थी कि सिंडर उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। कीरा ने पिछले 5 सालों में अपने पति और बेटे के पास भेजे गए सभी खतरे को चुपचाप खत्म कर दिया। बेटा बड़ा हो गया था। जब उन्हें लगा कि अब सब ठीक रहेगा, तभी आइजक की पहचान फिर से सामने आ गई। बैंक में हुई उस कार्रवाई से उनकी पहचान उजागर हो गई। तुरंत ही आइजक अपने बेटे को लेकर शहर छोड़कर फ्लोरिडा के एक गुप्त सुरक्षित ठिकाने की ओर निकल गया। जब सिंडर को इस घटना की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत वीडियो फैंटम यूनिट के सभी सदस्यों को भेजने का आदेश दिया और आइजक के पूरे परिवार को खत्म करने के लिए $25 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया। उधर कीरा को भी डार्क वेब पर वह वीडियो मिल गया। उसे समझ आ गया कि अब खतरा बहुत पास है। उसने तुरंत अपने चचेरी बहन माला, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में काम करती थी, को सच्चाई बताकर मदद की गुहार लगाई। संयोग से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पहले से ही सिंडर की गैर कानूनी गतिविधियों की जांच कर रहा था और उन्हें सबूत की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मदद करने का फैसला किया। मार्ला ने अपने पति क्लिफ से बात की और दोनों ने मिलकर तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस बीच आइजैक अपने बेटे को लेकर जंगलों के रास्ते से होते हुए मियामी के उत्तर में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के समय के एक पुराने चर्च तक पहुंचा। चर्च की निचली मंजिल जर्जर थी, लेकिन ऊपरी मंजिल अभी भी रहने लायक थी, जहां सभी जरूरी सुविधाएं थीं। ये वही गुप्त ठिकाना था जिसका आइजैक ने जिक्र किया था। सुरक्षा जांचने के बाद उन्होंने साथ में खाना खाया और फैसला किया कि वे वहीं रुकेंगे जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। लेकिन रात को जैसे ही आइजैक सोने ही वाला था, एक तेज आवाज से उसकी नींद टूट गई। उसने तुरंत दराज से अपना हथियार निकाला और खतरे का सामना करने की तैयारी करने लगा। घर के अंदर खोजबीन करते हुए उसने जमीन पर एक गीला पैरों का निशान देखा। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि कोई अंदर घुस चुका है। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम हमारे बेटे को खतरे में डाल रहे हो। ये आवाज किसी अजनबी की नहीं थी, ये खुद कीरा यानी बच्चे की मां थी। दोनों के बीच एक तीखी बहस शुरू हुई, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि उनका बेटा पास ही खड़ा है। कीरा धीरे धीरे अपने बेटे की ओर बढ़ी। उसके चेहरे की कठोरता एकदम गायब हो गई और उसकी जगह प्यार और दर्द से भरी भावनाएं दिखने लगीं। हालांकि वह संगठन छोड़ चुकी थी, लेकिन पिछले 5 सालों से वह परछाइयों में रहकर अपने पति और बेटे की सुरक्षा करती रही। जब उसे बहुत याद आती थी, तो वह बस दूर से चुपचाप उन्हें देखती थी। अब जब उसका बेटा उसके सामने था, वह भावना शब्दों से परे थी। माँ और बेटे के बीच का जुड़ाव उस पल में बहुत गहरा था। लेकिन दूसरी ओर आइजैक और कीरा को मारने की ठान चुका सिंडर अब G7 संगठन के सभी सदस्यों को दोबारा इकट्ठा कर चुका था। उसने इनाम की रकम दोगुनी कर दी थी और कहा था कि अब किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोनों को हर हाल में खत्म करना था। रात में जब उनका बेटा गहरी नींद में था, कीरा ने आइजैक को बताया कि उसने अपनी बहन मार्ला से मदद मांगी है। आइजैक को भरोसा नहीं था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सिंडर को पकड़ पाएगा, लेकिन उसे लगा कि कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसने विरोध नहीं किया। वे लोग उस बुलेट प्रूफ कार में गए जो उन्होंने पहले से तैयार की थी। यह कार खास तरीके से मजबूत बनाई गई थी, जो लेवल 10 के झटके को भी सह सकती थी। योजना ये थी कि वे लगातार चलते रहें ताकि पकड़े ना जाएं और मार्ला और उसके पति के आने तक इंतजार करें। रास्ते में इसाक ने अपना फोन ऑन किया और कुछ म्यूजिक चलाया। वे पहाड़ी रास्तों पर बिना किसी तय मंजिल के बस यूं ही गाड़ी चलाते रहे। इसाक एक भावुक इंसान था। जब से वह अपनी पत्नी से प्यार में पड़ा, उसने कभी भी अपना फोन नहीं बदला। उस फोन में उनकी ढेर सारी प्यारी तस्वीरें और उनके बेटे की यादें थीं। लेकिन गाना खत्म होने से पहले ही इसाक ने देखा कि सामने घना कोहरा है, जो सामान्य नहीं था। उसने तुरंत कार का रडार ऑन किया और देखा कि कोई पीछे से उनका पीछा कर रहा है। कीरा ने तुरंत ट्रंक की ओर रास्ता खोला और अपने बेटे को एक खास सुरक्षा डिवाइस में रख दिया, जो उन्होंने पहले से तैयार कर रखा था। चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिवाइस उनके बेटे को पूरी तरह सुरक्षित रखता। जैसे ही कीरा वापस ड्राइवर सीट पर आई, उसने देखा कि पीछे से एक ट्रक आ रहा है और साथ ही उनकी कार को अज्ञात हथियारों ने घेर लिया। मिसाइलें गिरने लगीं और हालत बहुत गंभीर हो गई। लेकिन कीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत सीट के पीछे से एक हथियार निकाला और लड़ने की तैयारी की। वे लोग आसान शिकार नहीं थे। उसी समय पीछे से एक बख्तरबंद गाड़ी आई
और एक दूसरी कार को कुचल दिया। हीरो ने चश्मा लगाया, कार की खिड़की से बाहर झुककर अपनी राइफल से चारों ओर हमला कर दिया। बख्तरबंद गाड़ी फिर से उन पर हमला करने आई। वह इतनी मजबूत थी कि किरा की गोलियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वह पूरी तरह अजेय भी नहीं थी। ये समझते ही किरा ने एक ग्रेनेड फेंका, जिससे गाड़ी के सामने हिस्से में आग लग गई और फिर उसने फ्यूल टैंक को निशाना बनाया। एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी तबाह हो गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी ही देर में G7 संगठन की भाड़े की टीम चट्टान के पास पहुंच गई। उन्होंने जब कार को पानी में डूबा देखा तो उन्हें नहीं पता था कि वह परिवार पहले ही किनारे सुरक्षित पहुंच चुका था। थोड़ी देर बाद जब G7 के प्रमुख सिंडर को इसकी खबर दी गई तो उसने तुरंत आदेश दिया, जिंदा चाहिए तो सामने आना चाहिए और मरा हुआ है तो उसकी लाश चाहिए। किसी भी हालत में कार को वापस लाओ। तुरंत हेलीकॉप्टर और बचाव दल भेजे गए। भागने के बाद किरा दूरबीन से सब देख रही थी, तभी उसका चेहरा बदल गया। सभी हमलावर G7 के सैनिक थे। इसका मतलब अब स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि G7 में कोई आम इंसान शामिल नहीं होता, वहां सिर्फ एक्सपर्ट ही होते हैं। लेकिन अभी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक सुरक्षित जगह छिपने के बाद इसाक ने सवाल उठाया कि दुश्मन ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। किरा भी हैरान थी, क्योंकि उनके ठिकाने के बारे में सिर्फ उसकी कजिन मार्ला और जीजा क्लिफ को ही पता था। लेकिन किरा को नहीं लगता था कि वे दोनों उन्हें धोखा दे सकते हैं, इसलिए इसाक ने भी शक को छोड़ दिया। जब वह इसाक जागा तो उसने देखा कि किरा वहां नहीं थी। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि किरा क्या करने गई है। उधर सिंडर, G7 का लीडर, को जब पता चला कि कार में कोई नहीं था तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिन खास सैनिकों पर वह भरोसा करता था वे दो भगोड़ों को नहीं पकड़ सके, जिनमें से एक तो बच्चा लेकर चल रहा था। इस बार उसने तय कर लिया कि अब कोई गलती नहीं होगी। वह तुरंत अपने प्राइवेट जेट में बैठा और खुद मोर्चे पर पहुंचने का फैसला किया। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। सिंडर हैरान रह गया जब उसने किरा की आवाज सुनी। उसने अपने एक आदमी को फोन की लोकेशन ट्रेस करने का इशारा किया। किरा का इरादा साफ था। उसने कहा कि वह चाहती है कि उसके पति और बेटे को छोड़ दिया जाए और G7 की पूरी टीम पीछे हट जाए। उसने वादा किया कि वह जल्द ही सिंडर से मिलेगी। हीरो, किरा ने चेतावनी दी, 5 साल पहले तुम और मैं अकेले पूरी टीम से लड़ सकते थे। अगर तुम ये जंग जारी रखना चाहते हो ठीक है, नहीं तो मेरी शर्तें मान लो। मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी, आमने सामने बात करेंगे, वरना मैं तुम्हारे सारे गंदे राज ऑय के सामने खोल दूंगी। सौदा तय होने के बाद किरा एक नाव लेकर उस सुनसान द्वीप की ओर गई जहां मिलने की योजना थी। वह द्वीप समुद्र के बीचों बीच था, कुछ 100 वर्ग मीटर में फैला हुआ। सिंडर वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। किरा ने सीधे बात शुरू की। वे दोनों कई सालों तक साथ काम कर चुके थे और किरा जानती थी कि सिंडर उसे पसंद करता था, इसलिए उसने कहा कि वे अकेले में बात करें। सिंडर ने हामी भरी और अपने दोनों साथियों को वहां से भेज दिया। लेकिन सिंडर को यह नहीं पता था कि किरा का यह नरम स्वभाव एक बड़ी योजना का हिस्सा था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, माहौल अचानक बदल गया। किरा ने अचानक बंदूक निकाली और गोली चला दी, लेकिन तभी सिंडर खड़ा हो गया। गोली उसके शरीर पर लगी बुलेट प्रूफ जैकेट में ही फंस गई और उसे कोई चोट नहीं आई। किरा हैरान रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि सिंडर पहले से ही उसकी चाल समझ चुका था और उसने भी यह पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। दुर्भाग्य से किरा से एक बड़ी गलती हो गई थी। काश उसने गोली सिर पर मारी होती तो सब कुछ अलग हो सकता था। उसी समय किरा की कजिन मार्ला और उसके पति क्लिफ इसाक से मिलने पहुंच गए। सब लोग जल्दी से उस गुप्त ठिकाने पर चले गए जो मार्ला ने इलाके में बनाया था। लेकिन जैसे ही इसाक आराम करने लेटा, उसे दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। जो लोग अभी अभी पहुंचे थे वे असल में G7 टीम के सदस्य थे। इसाक के पास ना तो प्रतिक्रिया देने का समय था और ना ही लड़ने की ताकत। थोड़ी ही देर में उसे एक छोटे द्वीप पर ले जाया गया। उसके साथ उसका बेटा काई और मार्ला भी थे। अब सिंडर खुद वहां आया और मार्ला वो उसके पति क्लिफ से मिला। यहीं सच सामने आया कि क्लिफ ही गद्दार था जिसने सबकी छुपने की जगह बता दी थी। मार्ला बहुत गुस्से में थी। 25 साल साथ बिताने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका खुद का पति उसे धोखा दे देगा। दरअसल सिंडर ने क्लिफ को ऐसा लालच दिया था कि वह मना नहीं कर सका। अब जब सिंडर के लिए जरूरी सभी लोग एक ही जगह थे तो वह उन्हें मारकर न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को डराना चाहता था, ताकि सभी समझ जाए कि उससे भिड़ना आसान नहीं है और वह अपनी खोई हुई ताकत फिर से पा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, सिंडर ने यह भी धमकी दी कि किरा और इसाक को मारने के बाद वह उनके बेटे काई को G7 टीम का अगला नेता बनाएगा। उसे विश्वास था कि किरा और इसाक के खास खून और थोड़ी ट्रेनिंग से काई भविष्य में G7 का सबसे ताकतवर सदस्य बन सकता है। लेकिन तभी अचानक उसके 2 सहयोगियों ने उस पर ही बंदूक तान दी। उन्होंने गंभीरता से कहा, सेक्रेटरी जनरल सिंडर, इंस्पेक्टर जनरल के आदेश से आप गिरफ्तार हैं। आपको NSA नेवल बेस ले जाया जाएगा, जहां खास अपराधियों को रखा जाता है। असल में 2 लोगों की एक गुप्त टीम पहले से ही सिंडर की जांच कर रही थी, लेकिन उन्होंने इसाक के ग्रुप को कुछ नहीं बताया था क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। सिंडर को और भी बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसके दोनों निजी अंगरक्षक असल में न्याय विभाग के अंडरकवर एजेंट थे। उन्होंने उसके सारे अपराधों के सबूत इकट्ठा कर लिए थे और अब उसे कानून के हवाले करने जा रहे थे। ये सब देखकर वहां मौजूद बाकी लोग हंस पड़े, लेकिन G7 टीम के बचे हुए सदस्य तुरंत सतर्क हो गए और हथियार निकाल ली। एक जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। सिंडर रसोई में भागा और अलमारी के नीचे छिपाए गए हथियार और गोलियां निकालने लगा ताकि किसी तरह भाग सके। लेकिन तभी एक घायल एजेंट खड़ा हो गया और उस पर गोली चला दी। एक G7 सदस्य ने
तेजी से प्रतिक्रिया की और उस एजेंट पर झपट पड़ा। घायल होने के बावजूद एजेंट ने खुद को बचाने की कोशिश की। इसाक और किरा अब भी G7 के बचे लोगों से लड़ रहे थे। तभी किरा ने जमीन पर एक ग्रेनेड देखा और बिना समय गंवाए उस पर गोली चला दी। विस्फोट से दोनों पीछे गिर गए, लेकिन दुश्मनों को इससे ज्यादा नुकसान हुआ। अब केवल 2 G7 सैनिक ही बचे थे। स्मोक और धूल में से सिंडर निकला और हालात देखकर समझ गया कि बाजी पलट चुकी है। वह चुपचाप भागने ही वाला था कि एक बचा हुआ एजेंट उसे कंधे पर गोली मार देता है। गुस्से में आकर सिंडर ने जोर जोर से फायरिंग शुरू कर दी और एजेंट घायल होकर गिर पड़ा। वह आखिरी गोली चलाने ही वाला था कि उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं। एक एजेंट ने मजाक उड़ाया, लेकिन सिंडर चुपचाप मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसे पता था अब वह जीत नहीं सकता। क्लिफ भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में काई से टकरा जाता है। काई चिल्लाता है, तुमने दोस्त बनने का नाटक किया, तुम्हारे पास घर में बंदूकें थीं, लेकिन तुमने पापा को मार खाते देखा। क्लिफ के मन में बुरा विचार आता है। वह काई को बंधक बनाकर भागना चाहता है, लेकिन तभी मार्ला पीछे से आती है, उसके गुर्दे, किडनी पर हमला करती है और फिर उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लेती है। क्लिफ की मौत हो जाती है। अब बस कुछ ही दुश्मन बचे थे। इसाक को जमीन पर पड़ती परछाई से पता चलता है कि कोई और आ रहा है। एक दुश्मन तो सामने से ही चलकर आता है। जैसे ही वह पास आता है, इसाक एक गैस टैंक पर गोली मारता है, जिससे एक दुश्मन उड़ जाता है और दूसरे की टांग में गोली लगती है। किरा का सामना एक महिला एजेंट से होता है। दोनों ही ताकतवर हैं, लेकिन किरा चालाक और अनुभवी होती है। वह उसे हरा देती है। इसके बाद किरा देखती है कि सिंडर और उसका आखिरी साथी भाग रहे हैं। किरा और इसाक तुरंत अपनी नाव स्टार्ट करते हैं और पीछा शुरू कर देते हैं। समुद्र में दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन तेज लहरों की वजह से कोई भी सीधा निशाना नहीं लगा पाता। गोलियां बस नाव की दीवारों से टकरा रही थीं। फिर किरा अपनी नाव से सिंडर की नाव को टक्कर मारना शुरू कर देती है। सिंडर का ध्यान सिर्फ किरा पर होता है, इसलिए वह देख नहीं पाता कि दूसरी तरफ से एक और नाव आ रही है। बाद में किरा और इसाक अपनी नाव किनारे पर रोकते हैं। उन्हें पता था कि सिंडर इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग होंगे ताकि सिंडर को ढूंढ सकें, और वाकई जैसा कि उन्होंने सोचा था, कई घाव होने के बावजूद सिंडर अब भी लड़ सकता था। इसाक ने सिंडर के साथी से लड़ने के लिए हमला किया और जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, किरा भी सीधे सिंडर का सामना करने पहुंची। सिंडर को उम्मीद नहीं थी कि किरा इतनी जल्दी आ जाएगी। उसने तुरंत जमीन पर आखिरी ग्रेनेड फेंक दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर किरा की ओर झपट पड़ा और एक जोरदार मुक्का मारा। अब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सिंडर का साथी जब खुद को नहीं बचा पाया तो उसने चाकू निकालकर पलटवार करने की कोशिश की। इसाक ने तुरंत अपनी हियरिंग एड सुनने की मशीन निकाल दी, क्योंकि जब वह कुछ नहीं सुनता था तभी वह सबसे अच्छा योद्धा बन जाता। साथी को हराने के बाद इसाक ने एक बंदूक उठाई और किरा को ढूंढने गया, लेकिन देखा कि सिंडर ने किरा को बंधक बना लिया है। अब इसाक के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे बंदूक नीचे रखनी पड़ी। किरा ने अपने पति इसाक की ओर देखा, फिर अपने कंधे की ओर देखा। यह एक गुप्त इशारा था जिसे इसाक तुरंत समझ गया। अंत में सिंडर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पिछले 5 सालों से जो पीछा और जंग चल रही थी, वह अब खत्म हो गई थी। सारा खतरा अब मिट चुका था। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह फिल्म कैसी लगी, कृपया नीचे कमेंट करें।